कैसे हो दोस्तों। 11 सितंबर साल 2001, ऐसा खौफनाक दिन जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल के रख दिया। तेईस साल पहले अमेरिका पर ऐसा अटैक हुआ जिसने 102 मिनट में अमेरिका और दुनिया के लिए बहुत कुछ बदल दिया। 3000 लोग एक झटके में खत्म हो गए, 6000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए और यह अटैक ऐसा जख्म छोड़ गया जिसके बाद अमेरिका ने एक ऐसी जंग छेड़ी जिसने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी लपेट में ले लिया। 23 साल बाद आज भी इस दिन का असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर आता है। आप यकीन नहीं करोगे कि किस मायनों में इस एक दिन ने आपकी जिंदगी पर इम्पैक्ट डाला है। आइए जानते हैं इस इंसिडेंट की मुकम्मल कहानी आज की इस वीडियो में। ग्यारह सितंबर की सुबह एग्जैक्ट 8 बजे अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तकरीबन 92 लोग इस फ्लाइट में सवार हैं, जिनमें से 11 क्रू मेंबर्स हैं और 81 पैसेंजर्स हैं। लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ होने के 15 मिनट्स बाद ही पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर्स में से एक्चुअल में 5 हाईजैकर्स हैं। ये हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। इन 5 हाईजैकर्स में से एक था मोहम्मद अता, जो पायलट की तरह ट्रेन था। बाय नेशनैलिटी ये एक इजिप्शियन था और 33 साल का था। ये प्लेन के कॉकपिट में घुसकर पायलट और को पायलट से कंट्रोल छीन लेता है और प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ उड़ाने लगता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस टाइम पे अमेरिका की एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी और एक टाइम पर यह अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। ये हाईजैकर्स प्लेन को लोगों के सामने सीधा इस बिल्डिंग के नॉर्थ टावर में क्रैश कर देते हैं। यह क्रैश होता है सुबह के 8:46 AM पर। उस दौरान अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एलिमेंट्री स्कूल में विजिट करने के लिए गए थे। वहां वो एक क्लास में बच्चों के साथ एक रीडिंग एक्सरसाइज शुरू करने वाले थे जिसका नाम था द पेट गॉड। लेकिन तभी उनके व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू हिल कार्ड तक इस क्रैश की खबर पहुंच जाती है। वो फौरन जॉर्ज बुश को इस क्रैश के बारे में बताते हैं और बुश को यकीन नहीं आता। वो रिएक्शन देते हैं, ओह व्हाट अ हॉरिबल एक्सीडेंट। उन्हें लगता है यकीनन पायलट को हार्ट अटैक आया होगा, तभी ये प्लेन इस बिल्डिंग में क्रैश कर गया और वो क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। उधर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में इवैक्यूएशन ऑपरेशन अभी चल ही रहा होता है कि 17 मिनट बाद एक और प्लेन पूरी तेजी से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में टकरा जाता है। ये प्लेन यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175 थी जिसने सुबह 8:14 पर टेक ऑफ किया था। लेकिन टेक ऑफ के 28 मिनट बाद ही इसे भी 5 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया था। फिर से ये हाईजैकर्स पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीनकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ उड़ाते हैं और साउथ टावर में क्रैश कर देते हैं। दुनिया में ये पहली बार हुआ था कि लोगों ने एक अटैक लाइव टीवी पर देखा था। उस टाइम अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश स्टिल क्लास में बच्चों के साथ रीडिंग एक्सरसाइज में मसरूफ होते हैं। उसी टाइम एंड्रयू हिल कार्ड जॉर्ज बुश को बताते हैं कि अ सेकंड प्लेन हिट द सेकंड टावर, अमेरिका इज अंडर अटैक। प्रेसिडेंट ये सुनकर जरा खामोश हो जाते हैं। लगभग 5 से 7 मिनट तक वो क्लासरूम में बैठे रहते हैं और रीडिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं 7 मिनट्स में अमेरिका के लिए बहुत कुछ बदल जाता है। इन्हीं 7 मिनट्स में पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है कि अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। बाद में बहुत से लोग जॉर्ज बुश को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि पता था अमेरिका पर हमला हो रहा है, 2 प्लेन ऑलरेडी क्रैश हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इतने मिनटों तक क्लासरूम में क्यों बैठे रहे, उन्होंने फौरन कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। इसी बीच एक और बुरी खबर आती है
कि 2 और प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। एक थी अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 जिसने वाशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजल्स के लिए टेक ऑफ किया था। इसमें भी 5 हाईजैकर्स मौजूद थे। और दूसरी यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93 थी जिसने न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया के लिए टेक ऑफ किया था और इसमें 4 हाईजैकर्स थे। हाईजैकर्स इन दोनों प्लेन को अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन डीसी की तरफ टर्न कर देते हैं। वाशिंगटन से थोड़ी ही दूरी पर अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है जिसे कहा जाता है पेंटागन। ये पेंटागन नेशनल सिक्योरिटी मिलिट्री पावर की नज़र से अमेरिका के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी और बदकिस्मती से उन हाईजैकर्स का अगला निशाना यही बिल्डिंग थी। हाईजैकर्स फ्लाइट 77 को 9:37 AM पर पेंटागन में क्रैश कर देते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तीसरे क्रैश के बाद अमेरिका की पूरी एयर स्पेस को शट डाउन कर दिया जाता है। जितने भी प्लेन्स हवा में मौजूद होते हैं सबको ऑर्डर दे दिया जाता है कि वो अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड कर दें। और इसी दौरान 9:59 AM पर वर्ल्ड ट्रेड का साउथ टावर बुरी तरह से आग लगने की वजह से कोलैप्स कर जाता है। अमेरिका के लोग इस पूरी तबाही को अपने सामने लाइव देख रहे थे। अब चौथे हाईजैक प्लेन का डर सबको सताने लगता है। फ्लाइट 93 जो हाईजैक की जा चुकी थी। लोगों को डर लगने लगा कि हाईजैकर्स कहां पर इस प्लेन को क्रैश करवाएंगे। तो सब अब अंदाजा लगाने लगते हैं कि चौथा क्रैश यूएस प्रेसिडेंट की रेजिडेंस व्हाइट हाउस या उसके कैपिटल में क्रैश करवाया जा सकता है। दूसरी तरफ इस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स अपने मोबाइल फोन को टर्न ऑन कर लेते हैं। उन्हें कॉल्स आने लगती हैं अपने फैमिली मेंबर्स की जो कि इन्हें बताते हैं कि एक्चुअल में अमेरिका में क्या हो रहा है। जल्द ही इस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स रियलाइज कर लेते हैं कि इनका प्लेन भी हाईजैक हो चुका है और दूसरे प्लेन्स की तरह इनका प्लेन भी क्रैश करवाया जा सकता है। इनके सामने ज्यादा कोई ऑप्शंस मौजूद नहीं थे। या तो ये चुपचाप बैठे अपने प्लेन को भी दूसरे प्लेन की तरह क्रैश होता देखते या फिर फाइट बैक करते हाईजैकर्स के अगेंस्ट। और इन पैसेंजर्स ने ऐसा ही किया, फाइट बैक करना शुरू कर दिया जिसका नतीजा ये हुआ कि प्लेन अपने किसी टारगेट पर पहुंचने से पहले ही पेंसिल्वेनिया के खाली खेतों में क्रैश कर गया। प्लेन में बैठे बहादुर पैसेंजर तो मारे गए लेकिन इनकी बहादुरी से कई लोगों की जानें बच गईं। दूसरी तरफ 10:28 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी बुरी तरह से आग लगने की वजह से कोलैप्स कर जाता है। और 9/11 की यह खौफनाक सुबह जब दोपहर में बदलती है तो पता चलता है कि 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 6000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। अमेरिका के लिए यह आज तक का सबसे डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक बन गया था जो इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए बहुत बड़ा फेलियर था। अमेरिका में दहशत और खौफ का माहौल इतना ज्यादा बन चुका था कि प्रेसिडेंट को एयर बाउंड होने पर मजबूर होना पड़ा। सभी के मन में था कि कहीं अगला निशाना प्रेसिडेंट रेजिडेंस व्हाइट हाउस ना हो। तो इसी वजह से प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफिशियल सभी लगभग 8 घंटों के लिए फ्लाइट में रहते हैं। खौफ इतना ज्यादा पैदा हो गया था कि इन्हें लगा कि अमेरिका में शायद अब हवा ही इनके लिए एक सेफ जगह है। फिर रात के 8:30 बजे जमीन पर लैंड करते ही अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश अमेरिका को एड्रेस करते हुए ये साफ कर देते हैं कि इन हमलों को अंजाम देने वाले टेररिस्ट और उनके सहूलतकारों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. और अब पूरी दुनिया एक ही सवाल के पीछे लग जाती है कि ये अटैक आखिर करवाया किसने, क्योंकि इतने पावरफुल कंट्री पर हमला करना कोई आम बात नहीं थी। फिर इसके पीछे सस्पेक्ट किया जाता है कि अलकायदा ग्रुप और उसके लीडर उसामा बिन लादेन का हाथ है, वो रिस्पॉन्सिबल है इस अटैक के। पर रुको, उसामा बिन लादेन ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस थी, कुछ स्टेटमेंट्स और फतवास थे जो पास्ट में ही उसामा बिन लादेन ने दिए थे। 23 फरवरी साल 1998 इस अटैक से 2 साल पहले उसामा बिन लादेन की तरफ से एक फतवा जारी किया जाता है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अमरीकियों को कत्ल कर दें जहां भी वो मिले, ख्वाह वो आम शहरी ही क्यों ना हो। और इस फतवे को अरेबिक न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवाया गया था। इस फतवे के महज 3 माह बाद 7 मई 1998 में ही एक और फतवा जारी किया गया जिसमें अमेरिकन आर्मी को दुश्मन करार दिया गया। और फिर इस मंथ के एंड में 29 मई को उसामा बिन लादेन की तरफ से एक आखिरी स्टेटमेंट दी गई जिसका अनवान था द न्यूक्लियर बॉम्ब ऑफ इस्लाम। इधर उसामा बिन लादेन ने कहा कि मुसलमानों को चाहिए यहूदियों और ईसाइयों से लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा फोर्स तैयार करें।
ये वो स्टेटमेंट्स थी जिसकी वजह से अमेरिका का शक सीधा अलकायदा और उसामा बिन लादेन पर जाता है। इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तालिबान से उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर करने के लिए कहा, लेकिन तालिबान अमेरिका की इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। A person named Osama bin Laden and hand over every terrorist. और उसामा बिन लादेन की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि मैं इस अटैक में रिस्पॉन्सिबल नहीं और अलकायदा भी इस अटैक की जिम्मेदारी नहीं लेती। वो पूरी तरह से डिनाई कर देते हैं कि हमने ये अटैक नहीं करवाए और अमेरिका से सबूत मांग लेते हैं। Still, it is not known who was behind It's Al-Qaeda. They claim responsibility. No, if there is proof given to us, we are ready to try him. तो अमेरिका ने फिर मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जिसमें नेटो कंट्रीज भी अमेरिका का साथ देती हैं और इस जंग को नाम दिया गया दी वॉर ऑन टेरर, जिसकी शुरुआत अफगानिस्तान से की गई। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका अपने नेटो लाई के साथ मिलकर अफगानिस्तान में इन्वेड कर देता है और उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर ना करने पर अलकायदा के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर देता है। इसी दौरान FBI की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आती है, जिसमें साफ हो जाता है कि जिन 19 हाईजैकर्स ने प्लेन को हाईजैक किया था उन्हें ट्रेनिंग खुद उसामा बिन लादेन और अलकायदा ने दी थी और फिर धीरे धीरे इन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में अमेरिका भेजा गया था। इनमें से तो कुछ ने अमेरिका में ही प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग भी ली थी और ये सभी टेररिस्ट वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के साथ अमेरिका में रह रहे थे। फिर इसके 3 साल बाद साल 2004 में एक टेप रिकॉर्डिंग सामने आती है, जिसमें उसामा बिन लादेन इस सारे हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। इस रिकॉर्डिंग में उसामा बिन लादेन की तरफ से क्लियर जस्टिफिकेशन दी जाती है कि इन हमलों को करवाने के पीछे अलकायदा की कई मोटिवेशन थी, जैसे लेबनान में जो मुस्लिम के अगेंस्ट हो रहा था, अमेरिका चेचनिया को मुस्लिम के अगेंस्ट क्राइम में सपोर्ट कर रहा था। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको इन इंसिडेंट के बारे में पता होगा। इराक के अगेंस्ट भी यूएस सैंक्शन डिक्लेयर कर रहा था, सऊदी अरेबिया के साथ यूएस कोलैबोरेशन कर रहा था, अपनी आर्मी भेज रहा था सऊदी अरेबिया में। ऐसे कई रीजंस उसामा बिन लादेन की तरफ से लिस्ट डाउन की गई थी, जिनका मेन कंक्लूजन यही था कि पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बुरी तरह से मुसलमानों को मारा जा रहा है, जिसके पीछे अमेरिका का हाथ है। इसलिए हमने अमेरिका पर हमला किया। हम बेसिकली अमेरिका को सबक सिखाना चाहते थे इन चीज़ों की वजह से। फिर इस स्टेटमेंट के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को ढूंढने और अलकायदा का नेटवर्क बर्बाद करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया। साथ ही एक बड़ी आर्मी और वेस्ट मिलिट्री का भी यूज़ किया, जिसके सामने अलकायदा को अंडरग्राउंड होना पड़ गया। कई सालों तक उसामा बिन लादेन अमेरिका की पहुंच से बाहर ही रहा। फिर अमेरिका को अलकायदा का नेटवर्क इराक में मिलता है, जिसके चलते अमेरिका अपने मिलिट्री ऑपरेशंस इराक में भी शुरू कर देता है और वहां भी कई सालों तक जंग जारी रखता है। अमेरिका के इस एग्रेशन की वजह ये 9/11 अटैक दरअसल दुनिया की सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी के मुंह पर एक तमाचा था कि कैसे CIA और FBI के नाक के नीचे ये अटैक प्लान किया गया। साल 2002 में प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने 9/11 की रिपोर्ट के लिए एक कमीशन भी अपॉइंट किया था। 2 साल बाद जब रिपोर्ट सबमिट हुई तो पता चला कि इस अटैक में सबसे बड़ा फेलियर CIA का था, जिन्हें पहले से ही पता था कि 2 हाईजैकर्स नवाफ अल हाजमी और खालिद अल मेहदार अलकायदा के मिलिटेंट्स हैं। और मज़े की बात यह है कि CIA इन दोनों मिलिटेंट्स को ट्रैक भी कर रही थी जब ये दोनों ऑपरेटिव्स एक टेररिस्ट समिट मीटिंग को अटेंड करने मलेशिया के कुआलालंपुर गए थे। लेकिन CIA ने ये इन्फॉर्मेशन ना तो FBI के साथ शेयर की और ना ही इन्हें US स्टेट डिपार्टमेंट की वॉच लिस्ट में ऐड किया गया। इससे हुआ यह कि ये दोनों हाईजैकर्स बड़ी ही आसानी से अपनी रियल ID के साथ अमेरिका में घुस गए। कई दिनों तक वो अमेरिका में आम लोगों की तरह घूमते भी रहे और फिर उन्होंने ही दिन दहाड़े इतने बड़े अटैक को अंजाम दे दिया। $9/11 अटैक के असली गुनहगार को पकड़ने के लिए अमेरिका को 10 साल लग गए। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद साल 2011 में उसामा बिन लादेन को पकड़ने में उसे कामयाबी हासिल हुई। 2 मई 2011 को US की नेवी सील्स टीम ने पाकिस्तान के एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को लोकेट कर लिया और एक ऑपरेशन के तहत उसामा बिन लादेन को मार दिया गया। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. उसामा बिन लादेन की मौत अमेरिका के लिए एक बड़ी जीत तो बन गई, लेकिन इसका जो खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा वो इस अटैक से बहुत भयानक था। अमेरिका की तरफ से छेड़ी गई इस जंग में एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान
4.5 to 4.7 मिलियन लोगों की डेथ हुई, जिसमें से 4,32,000 इनोसेंट सिविलियंस थे। इसके अलावा 38 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए, जबकि 9/11 के हमलों में मरने वालों की तादाद इससे बहुत कम थी। लेकिन अब ये जानना भी ज़रूरी है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है इन हमलों का। और मैं सिर्फ अमेरिका के आम लोगों की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं दुनिया भर के आम लोगों की बात कर रहा हूँ। आप सोच नहीं सकते कि किस किस लेवल तक इम्पैक्ट पड़ा है इन हमलों का। इस 9/11 अटैक के सिर्फ 6 हफ्तों बाद यूएस कांग्रेस में एक पैट्रियट एक्ट पास किया गया। कई पॉलिटिशियंस जो पार्लियामेंट में मौजूद थे यूएसए के, उन्होंने इस बिल को पढ़ा तक नहीं था। ना कोई डिस्कशंस हुई ढंग से, ना कोई अमेंडमेंट, बस बगैर सोचे समझे इस पैट्रियट एक्ट को पास कर दिया गया। इस पैट्रियट एक्ट में क्या खास बात थी? ये एक्ट यूएस गवर्नमेंट को पावर देता था कि वो अपने ही लोगों पर स्पाई कर सकते थे। हर सिटीजन के मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप तक को स्पाई कर सकते थे। पर इसका नुकसान ये हुआ कि यूएस गवर्नमेंट ने इस एक्ट को उन लोगों के अगेंस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो ओपोजिशन में बैठे उनके अगेंस्ट बोल रहे थे। उनकी आवाज़ को बंद करवाने के लिए इस एक्ट को इस्तेमाल किया गया। 9/11 के करीब 12 साल बाद विसल ब्लोवर एडवर्ड बुरी तरह से पैट्रियट एक्ट को एक्सपोज करते हैं। दुनिया भर में खबर फैलती है कि किस तरह से यूएस गवर्नमेंट इस एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है। हर बंदे का पर्सनल डाटा कलेक्ट कर रही है, बिना किसी वारंट के, बिना किसी एविडेंस के, लोगों को बिना बताए हर किसी को स्पाई कर रही है। ओसामा बिन लादेन ने हमला करने के पीछे वजह बताई थी कि यूएस बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, लेकिन 9/11 के बाद हमें ये चीज़ और भी ज़्यादा देखने को मिलती है। 9/11 के बाद यूएस अफगानिस्तान और इराक में इन्वेड करता है इन्हीं टेररिस्ट ग्रुप के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए। 20 साल तक ये अफगानिस्तान में रहता है। हालांकि ओसामा बिन लादेन को ज़रूर ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट हो जाते हैं यूएसए के। बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस की जाने जाती हैं, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं। और याद है ओसामा बिन लादेन ने कहा था कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इसलिए मैं रिवेंज ले रहा हूँ। 9/11 के बाद मुसलमानों पर अटैक और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस्लामोफोबिया की एक नई लहर देखने को मिलती है। 2001 में ही 481 हेट क्राइम्स इंसिडेंट होते हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट। इतना ही नहीं, सिखों के खिलाफ भी हेट क्राइम्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंस नहीं समझ पाते सिखों की दाढ़ियों और टर्बन्स में और ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी और टर्बन में। तो सिखों को भी पूरी तरह से टॉर्चर किया जाता है, उन्हें मारा जाता है। इसके बाद सिखों ने अपनी दाढ़ियाँ शेव कर दी और टर्बन्स भी पहनना बंद कर दिए सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। लेकिन ये जो हेट क्राइम्स थे मुस्लिम, सिख और साउथ एशियंस के अगेंस्ट, वो बढ़ते ही चले गए। बहुत से लोगों को बिना एविडेंस के उठाकर जेलों में डाला गया, टॉर्चर किया गया। एक बड़े स्केल पर ह्यूमन राइट अब्यूजेस देखने को मिले। और जो लोग थे अमेरिका के, वो इसके काफ़ी फेवर में थे, इसको सपोर्ट कर रहे थे। उन्हें लगता था ये जो भी सर्विलेंस हो रही है हमारे ऊपर, या जो भी टॉर्चर किया जा रहा है, बेगुनाह लोग पकड़े जा रहे हैं, ये सब ज़रूरी है टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। कई क्रिटिक्स कहते हैं कि अमेरिका की जो वार ऑन टेरर थी वो काफ़ी सिनोनिमस बन की टॉर्चर से। इसकी वजह से बेसिकली हुआ कि और भी बहुत सारे लोग टेररिज्म का रास्ता अपनाने लगे, गुस्से में, रिवेंज में, या बदले की फॉर्म में। और इन सारी चीज़ों का हमें एक सिंपल सा लेसन मिलता है। आपने कई बार सुना होगा कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, इन सब ने इस चीज़ को यूज़ किया यहाँ पर। ओसामा बिन लादेन ने कहा था कि मैं रिवेंज ले रहा हूँ यूएसए ने जो किया उसके बदले में वहाँ पर कुछ बेगुनाह लोगों को मारकर। अब ओसामा बिन लादेन ने यह कर दिया, तो यूएसए अब कहता है कि मैं रिवेंज ले रहा हूँ जो ओसामा बिन लादेन ने किया था उसके बदले में। वहाँ अफगानिस्तान में इन्वेड करके या इराक में इन्वेड करके वहाँ पे कुछ बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। It was awful news from Afghanistan. Mass killing by an American soldier. और जो लोग वहाँ पर मारे जाते हैं उनकी फैमिलीज़ को लगता है कि यूएसए ने हमारे साथ ऐसा किया, अब हम रिवेंज लेंगे कोई टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन करके। और ये जो कहानी है एक के बदले एक, ये कहानी हमेशा कंटिन्यू रहती है, इसका कोई एंड नहीं है। एक टेररिस्ट मारा जाता है, दूसरा पैदा किया जाता है वहाँ पर। और आज की डेट तक आप देख सकते हो ओसामा बिन लादेन तो मारा गया, लेकिन नई ऑर्गेनाइजेशंस उभर के सामने आ गई हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।